गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 विद्युत धारा, और इसमें आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। और इस टॉपिक का रिजल्ट है, उसके बेसिस पे आपको एग्जाम्पल नंबर 5.1 और 5.3 ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएं और ये दो क्वेश्चन सॉल्व करें। इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, आप उस लिंक पे जाके इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान दो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। फिर से हम थोड़ा सा रिविजन कर देते हैं कि देखो, सबसे पहले ये समझना है कि दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपके पास बंधित इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक है और ये इसकी कक्षाएं मान लेता हूं मैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कक्षाओं में क्या लगाएंगे बेटा? नाभिक पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पे क्या होते हैं? ऋणावेश होते हैं। इनके मध्य की दूरी कम है तो इनके मध्य आकर्षण बल क्या है? ज्यादा। तो ये बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, ये भी बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये भी मैं बंधा हुआ मान सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे आकर्षण बल दुर्बल होता जाएगा और ये फ्री हो जाएगा। जैसे ये फ्री होगा तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अर्थात ये जिस भी तत्व का परमाणु है या फिर जिस भी एलिमेंट का ये परमाणु है उसका ये इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? मुक्त। तो उस एलिमेंट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी गति कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। मूल रूप से जो धातुएं जो होती हैं उन धातुओं में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ज्यादा। और धातुओं में विद्युत धारा के प्रवाह में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही भागीदार होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन कभी भी धारा का प्रवाह नहीं करते। जो मुक्त है वो ही धारा का प्रवाह करेगा, बंधित वाले उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता लगा। अब जैसे कि मान लो मैं कॉपर का एक तार ले लूं, ये कॉपर का एक तार है और इस कॉपर के तार में ये कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कहाँ रखा बेटा? के पास कमरे के ताप पे। कमरे का तापमान हम कितना मानते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। अब इतना ताप है तो इस ताप के अंदर कुछ ऊष्मा होगी, और वो ऊष्मा कौन ग्रहण करेंगे? इलेक्ट्रॉन। यदि इन इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मा मिलेगी तो ऊर्जा आ गई, ऊर्जा आ गई तो अभी क्या करेंगे? गति। और इनके गति करने की दिशा फिक्स नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार ये कहीं भी गति कर सकते हैं। और ये अपनी इच्छा अनुसार जब कहीं भी गति करते हैं तो इस प्रकार की गति कहलाती है यादृच्छिक गति। क्या कहलाती है बेटा? यादृच्छिक गति। यादृच्छिक का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी गति। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन नीचे। इस यादृच्छिक गति के कारण इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना प्राप्त होता है? 0। अर्थात ये भाग तो रहे लेकिन परिणामी निकालोगे, टोटल अगर निकालोगे कितना हो जाएगा? 0। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने बोला कि एक व्यक्ति ने 50 रुपए कमाए और 50 रुपए ही खर्च कर दिए, तो उस व्यक्ति के पास कितने रुपए? 0 रुपए। मतलब कोई मतलब नहीं रहा, जितना कमाए उतना खर्च हो गया। तो जितना ये इस दिशा में जा रहा है उसी समय कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उतना ही उसके विपरीत दिशा में जा रहा होगा, तो इसका वेग इसके वेग से क्या हो जाएगा? निरस्त। अब ये इधर जा रहा है तो ये इसके विपरीत जा रहा है, ये इससे क्या हो गया? कैंसिल आउट। आप बोले से ये बच गया, अरे जरूर कोई इसके विपरीत भी जा रहा होगा, तो इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो औसत वेग कितना होता है? 0। अर्थात इनका जब औसत वेग 0 है तो इनकी गति कितनी मानी जाएगी? 0। कोई गति नहीं कर पा रही है, तो गति तो कर रहे हैं लेकिन कुल कितनी आ रही है? 0। जब गति नहीं करेंगे, प्रवाह नहीं करेंगे, गमन नहीं करेंगे, धारा भी कितनी होगी? 0। तो इनके अंदर मूल रूप से धारा कितनी होती है? 0। जब आप किसी चालक को अपने टेबल पे रख दोगे, मान लो कॉपर का एक तार लिया और उसको अपने टेबल पे रख दिया, तो क्या उस कॉपर का तार के जो इलेक्ट्रॉन परमाणु, जो इलेक्ट्रॉन या जो भी अणु आपके पास है, कमरे के तापमान की वजह से उस तार में घूम रहे हैं, तो क्या उस तार में धारा आ जाएगी? क्या नहीं आ सकती, क्योंकि हाँ गमन कर रहे हैं, ये बात सही है, परंतु उसका औसत वेग 0 है तो उसमें प्रवाह की दर भी कितनी लिखी जाएगी? 0। तो वहां पे धारा कितनी बनेगी? 0। तो धारा बनेगी कैसे? यहाँ पे ध्यान दो, आपने क्या किया? इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी। ये बैटरी का धन सिरा है और ये बैटरी का ऋण सिरा है।
जैसे ही बैटरी से जोड़ूंगा तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। पाठ संख्या 1 में आपने पढ़ा, यदि कोई विद्युत क्षेत्र E है और उसमें आवेश Q रखा जाता है तो ये Q आवेश इस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है। कितना? Q। अरे कितना बल अनुभव करता है? ठीक है, तो होगा क्या? अब देखो कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है? ऋणावेश। तो ऋणात्मक ऋणात्मक में क्या होगा? प्रतिकर्षण। ऋणात्मक ऋणात्मक में क्या होगा? आकर्षण। इसका मतलब ये नेगेटिव तो इसको इधर धकेल रहा है, इधर धकेल रहा है, जबकि पॉजिटिव इसको इधर खींच रहा है। तो ये खुद से तो ऊपर जाना चाहता है लेकिन बल इसको इधर लेके आ रहा है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा पाएगा? क्या नहीं, ये इस बल की दिशा में घूम जाएगा। इसी कारण क्या होगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन जो पहले कौन सी गति कर रहे थे? यादृच्छिक। अब वो इलेक्ट्रॉन इस बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित वेग से गति करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये निश्चित दिशा में गति करेंगे तो इनका क्या होगा? एक प्रवाह होगा, एक वेग आएगा। जब इनका प्रवाह होगा तो इनके निश्चित दिशा में प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होगी बेटा? क्या उत्पन्न होगी? धारा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इधर, और जो धारा आएगी वो उसके विपरीत आएगी। अभी बताऊंगा क्यों। तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं धारा उसके क्या जाती है बेटा? विपरीत बहती है आपके पास। तो ये तो छोटा सा कंसेप्ट हुआ। सर इस धारा का मापन कैसे करूंगा मैं? हमें तो वो ज्ञात करना है कितनी धारा बहेगी, वही तो विद्युत धारा कहलाएगी पास। मैंने क्या किया, इसका एकांक क्षेत्रफल काटा। क्या काटा? एक एकांक क्षेत्रफल, एक इतना क्षेत्रफल काट ली और मैंने एब्जॉर्ब किया, नोटिस किया मैंने ये कि इस क्षेत्रफल में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो मैंने देखा कि 5 सेकंड के अंदर कुछ 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। 5 सेकंड में कुछ 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे? 50/5 कितना बेटा आपके पास? 10। ये जो 10 आया ये क्या कहलाएगी बेटा? धारा। क्या कहलाएगी? देखो 50 ई क्या आपने पढ़ा है ना, Q बराबर कितना होता है? Ni। अरे Q बराबर Ni। N क्या होती है? संख्या। संख्या कितनी है? 50 ई। तो मैं बोल सकता हूँ 50 ई क्या है? आवेश है। अरे 50 ई क्या है? आवेश। कितना? Q। 5 सेकंड क्या है? समय। कितना? T। तो T सेकंड में कितने आवेश बहते हैं? Q। इकाई सेकंड में कितने बहेंगे? Q/T। और इकाई सेकंड में या इकाई समय में बहने वाले आवेशों की मात्रा ही क्या कहलाती है बेटा? विद्युत धारा। तो I बराबर कितना हो जाएगा? Q/T। तो हम बोलेंगे आवेश, इकाई समय में जितने आवेश बहेंगे वो क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मान आ गया I बराबर Q/T। एक ही सूत्र है। यहां तक एक कहानी थी समझाने के लिए। हमें क्या क्या ज्ञात करना है वो देखो इधर। एक सूत्र तो ये है। दूसरा सूत्र कितना बेटा? मान लीजिए मैं इसके अल्पांश रूप लिख रहा हूं, मतलब छोटे सूक्ष्म रूप, तो क्या लिखूंगा? dQ/dt बराबर I। और इस सूत्र से मैं क्या बनाऊंगा? इसकी परिभाषा। देखो शब्दों को जान लोगे तो परिभाषा बनाना बड़ा आसान होता है। d/dt क्या कहलाती है बेटा? दर। d/dt क्या कहलाती है? दर कहलाता है। Q क्या है बेटा? यहाँ पे आवेश है। अब आवेश बदल नहीं रहे, आवेश क्या हो रहा है बेटा? प्रवाहित होता है। क्या होता है? प्रवाहित। तो क्या हुआ बेटा? आवेशों के प्रवाह की दर क्या बोलो? कौन है? आवेश। आवेश का क्या है? प्रवाह की क्या बनी? दर। क्या कहलाती है? विद्युत धारा। फिर से बोलो, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है बेटा? आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अरे क्या कहलाती है? विद्युत धारा। तो दूसरा सूत्र क्या बना बेटा आपके पास? I बराबर dQ/dt। अब इसका क्या बनाना बालक? मात्रक। तो मात्रक क्या बनेगा? आवेश का मात्रक कूलाम बटा समय का मात्रक सेकंड, कूलाम बटा सेकंड। या तो ये बोलो, या इसका एक और मात्रक होता है बेटा क्या? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ऐसे। तो ये तो इसका कौन सा मात्रक है? ऐसे।
इसका धारा का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है बेटा बायोट। क्या होता है? बायोट। तो अगर पूछे कि एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। सीजीएस बोले तो क्या बोल दोगे? बायोट। इनमें संबंध होता है। क्या होता है? संबंध। एक एम्पियर बराबर होता है 0.1 बायोट के। तो ये एसआई और सीजीएस के मध्य क्या है बेटा? संबंध है कि 1 एम्पियर का मान 0.1 बायोट के मान के क्या है? बराबर है आपके पास। ठीक है। अब क्या निकालनी बेटा? वीमा। तो ध्यान दो, एम्पियर एक मूलभूत राशि और मूलभूत राशि वीमा कितनी बनेगी बेटा? केवल जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय ये मूलभूत राशि आती है तो हम वीमा बना देते हैं M1 L1 T1। इसी प्रकार से धारा एक मूलभूत राशि है, मूल राशि है, इसलिए क्या बनाया बेटा हमने? जो महत्वपूर्ण बात है वो ये आपको याद रखनी है कि धारा के पास दिशा है परंतु यह एक अदिश राशि है। परंतु ये क्या है? अदिश राशि। सोच के देखो, आपने बहुत सारे विद्युत परिपथ 10वीं क्लास में बनाए भी होंगे, तो उन क्लासों में आप ऐसे बनाते होंगे, ये तार है, उस तार में धारा वैल्यू कितनी? 5 एम्पीयर। तो आप क्या बता रहे हो? परिमाण। और एरो क्या बता रहा है? दिशा। अर्थात धारा के पास परिमाण भी है, दिशा भी है, और फिर भी मैं इसको क्या बोल रहा हूं? अदिश राशि। क्यों? ये कारण जानने वाली बात आपके पास। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आपके पास होगा कि पहला कारण तो ये है कि I बराबर कितना होता है? Q बटा T। सूत्र से बोलो, आवेश कैसी राशि है? अदिश। अरे आवेश कैसी राशि है? अदिश। समय ये भी कैसी राशि है? अदिश। तो दो अदिश का अनुपात भी क्या प्राप्त होगा? अदिश। अर्थात धारा भी कैसी राशि आएगी? अदिश। दूसरा जो कारण है वो कारण ये है कि जो धारा है वो सदिशों के, किसके? सदिशों के संयोजन नियम की पालना नहीं करती। नियम की पालना नहीं करती। सर लैंग्वेज कुछ जची नहीं। सदिशों के संयोजन के नियम की पालना, कौन से नियम? भूल गए उनको? अरे 11वीं क्लास के अंदर पाठ संख्या 2 में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था आप लोगों ने? कि जो सदिश है उनको जोड़ने के लिए हम सामान्य गणित काम में नहीं लेते, कुछ और नियम लगाते हैं। जैसे कि आपके पास त्रिभुज का नियम हो गया, वहां पे आपके पास समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया, बहुभुज का नियम आपके पास हो गया। तो ऐसे नियमों की हम लोग पालना करवाते हैं। देखो किस प्रकार से नहीं करती। मान लीजिए आपके पास ये तार है, इस तार के अंदर आपके पास 3 एम्पीयर की धारा आ रही है, जा रही है, और इधर से आपके पास 2 एम्पीयर की धारा जा रही है। तो बताओ इस तार में से कितनी आनी चाहिए? इस तार में से कितनी आनी चाहिए? तो सर इधर से जितना आएगा वो ही तो इन दो हिस्सों में जा पाएगा। तो इधर 3 एम्पीयर गया, इधर 2 एम्पीयर गया, तो यहाँ कितना आना चाहिए? 5 एम्पीयर। अरे कितना आना चाहिए? 5 एम्पीयर। या एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ 4 लेता हूँ मैं, इजी रहेगा। और ये 3 4 कितना? 7 एम्पीयर। इधर से 7 एम्पीयर आ रही है, और 7 एम्पीयर आने के बाद इधर कितना चला गया? 3 एम्पीयर। इधर कितना चला गया? 4 एम्पीयर। अरे बेटा धारा ठीक उसी समान बहती है जैसे किसी पाइप के अंदर पानी का प्रवाह होता है। किसी पाइप में क्या होता है? पानी का प्रवाह। अगर ऐसे नहीं आ रहा समझ में, तो ऐसे मान लो ये आपके पास एक पाइपलाइन है, ये एक दूसरी पाइपलाइन आपके पास है, और एक पाइपलाइन ऐसे है, और ये चैम्बर है जहाँ पे बहुत सारी पाइपलाइन आके मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? चैम्बर। मैंने यहाँ से 7 लीटर पानी डाला, कितना लीटर? 7 लीटर। मैं कह रहा हूँ 3 लीटर इसमें गया, तो बताओ बाकी कहाँ गया? तो बाकी नीचे वाले पाइप से निकला होगा। कितना आपके पास? 4 लीटर। ये तो बोलोगे 7 लीटर इधर गया, 3 लीटर इधर जाएगा और 4 लीटर इधर जाएगा। जैसे पाइप में पानी का प्रवाह होता है उसी प्रकार से तारों के अंदर या चालक के अंदर धारा का प्रवाह होता है। इधर से 7 एम्पीयर आई तो इधर कितनी जाएगी? 3 एम्पीयर। इधर कितनी? 4 एम्पीयर। ये तो था आपके धारा का नियम। तो बताओ क्या इस धारा के नियम के अंदर मुझे कोई स्पेशल गणित लगानी पड़ी? नहीं, सामान्य गणित से आपने धारा का मान ज्ञात कर लिया। यदि ये धारा सदिशों के नियमों की पालना करती,
यदि ये धारा सदिशों के नियम की पालना करती तो हम क्या बोलते, ये 3 एम्पियर और ये कितना 4 एम्पियर, इनका परिणामी किसे निकालते हैं, इसको उठा के यहाँ बना देते हैं और इसको उठा के यहाँ बनाते हैं, और ये जो रिजल्टेंट आता है ना, ये क्या कहलाता है बेटा, परिणामी। दिशा इधर बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये रिजल्टेंट है। परिणामी का मान किससे निकालते हैं, पहले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस दूसरे का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16, 9 16 25, 25 का रूट कितना 5, तो परिणाम कितना आना चाहिए 5। यदि सदिशों के नियमों की पालना होती तो इस तार में 5 एम्पीयर धारा आनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविकता में है कि नहीं 7, क्योंकि धारा सदिशों के संयोजन के नियम का पालन नहीं करता आपके पास। बात समझ में आई? तो ये 2 मूल कारण हैं और दोनों कारण से पूछे जा सकते। एक तो टॉपिक हमने ये पढ़ा, दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेटा आपके पास धारा घनत्व। कौन सा? धारा घनत्व। पता नहीं बेटा क्या बेचने वाला आया घर के बाहर, आवाज आ रही होगी आप लोगों को भी, बोले सर आवाजें बहुत ज्यादा आती है। बाहर से जो आवाज आएगी उस पर तो मेरा कोई बस नहीं चलेगा ना। धारा घनत्व किससे रिप्रेजेंट करता हूं बेटा मैं, जैसे। धारा घनत्व किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, जैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। धारा घनत्व होता क्या है, पहले परिभाषा लिख रहा हूं फिर समझाता हूं। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा धारा घनत्व कहलाती है। या ऐसे बोलते हो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व। मात्रा ही मत लगाओ तो भी चलेगा, धारा घनत्व कहलाती है। समझना मतलब क्या है। तो अगर परिभाषा से मैं सूत्र बनाऊं तो धारा घनत्व क्या है, धारा बट्टा क्षेत्रफल। अरे धारा बट्टा बट्टे के नीचे जो भी आ जाता है उसको बोलते हैं लोग एकांक। क्या बोलते हैं, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा क्या कहलाएगी, धारा घनत्व। क्या कहलाएगी, धारा घनत्व। ध्यान देने वाली बात है कि क्षेत्रफल वो लेंगे जो धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में हो या धारा के अनुदिश हो, कुछ भी लिख सकते हैं। सर इस लाइन का क्या मतलब है वो समझाओ आपको। देखो इधर मान लीजिए ये कोई चालक है और इस चालक का ये है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसमें ये बह रही है धारा। अरे क्या बह रही है भाई, धारा। देखो ये मार्कर मेरा चालक है, ये चालक ऐसे रखा है तो इसका ये क्षेत्रफल आपको ऐसे दिखेगा ना। मैं बना भी लेता हूं, ये हाथ पे दिखाई दे रहा है ये। तो अगर इस प्रकार से है तो देखो ये पूरा बेलन, ऐसे मान लो ये पूरा बेलन है, ये रखा गया है बेलन ऊपर। अरे ये बेलन रखा गया है ऐसे बेलन है, ये बेलन का क्या है, क्षेत्रफल। और इसके अनुदिश लंबवत भाग को कौन होगा बेटा, क्षेत्रफल सदिश। तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा कितना, a वेक्टर। धारा कितनी बह रही है बेटा, I। तो इसका धारा घनत्व कितना होगा, J बराबर धारा घनत्व क्या होता है, धारा बटा क्षेत्रफल। धारा कितना I और क्षेत्रफल वो जो धारा की दिशा में हो। क्या ये क्षेत्रफल धारा की दिशा में है तो बट्टा में क्या लिख देंगे बेटा, एरिया। तो J बराबर कितना आ गया बेटा, I बट्टा A। यदि स्थिति ऐसी होती कि ये धारा थी, ये क्या थी, धारा, और इस बार चालक थोड़ा घूम गया। पहले बेलन ऐसे रखा हुआ था, बेलन ऐसे, अब बेलन ऐसे टेढ़ा हो गया। बेलन क्या हो गया, टेढ़ा। तो पहले जब क्षेत्रफल ऐसे था, ये दिख रहा है व्हाइट वाला, जब ये क्षेत्रफल ऐसा था तो क्षेत्रफल सदिश लंबवत भाग की ओर दिशा इधर आ रही थी। अगर क्षेत्रफल झुक गया तो क्षेत्रफल सदिश भी तो झुक जाएगा, अर्थात इस बार क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर होगा। और ये कौन कितना बनेगा बेटा, थीटा। कितना बनेगा, धारा कितनी, I। इस बार हम इस एक के 2 घटक बना सकते हैं, जिसके साथ थीटा कौन बनता है वो घटक होता है a cos थीटा, और जिसके साथ नहीं बनता वो कहलाता है a sin थीटा। क्या अभी भी धारा घनत्व का सूत्र यही होगा क्या, नहीं। अब धारा घनत्व सूत्र कितना होगा, J। धारा घनत्व क्या होती है, धारा कितनी बह रही है, I बट्टे में क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल वो लो जो धारा के दिशा के क्या हो, अनुदिश। अर्थात अब 2 क्षेत्रफल हैं, एक तो a cos थीटा है और दूसरा क्या है, a sin थीटा।
लेकिन धारा की दिशा में कौन जा रहा है, ए cos थीटा बट्टे में ए cos थीटा। बात समझ में आई? तो जे बराबर कितना हो गया, आई बट्टा ए cos थीटा। यहां से हमें कुछ चीजें पता लगी। सबसे पहले हम इसके निकाल लेते हैं बेटा क्या, यूनिट। करंट का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या बन गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला विमा, इसकी क्या बनाते हैं बेटा, विमा। एम्पियर की विमा A1, मीटर स्क्वायर की विमा L2। L2 को ऊपर लेके आओगे तो L-2, ये इसकी विमा होगी। यहां से बताओ मैं क्या ले सकता हूं, I बराबर कितना, JA cos थीटा। ये cos थीटा हटाता हूं तो क्या आता है, डॉट। I बराबर कितना हो जाएगा, J वेक्टर डॉट A वेक्टर। ध्यान दो ये cos थीटा है, इसका मतलब परिमाणी क्या है, अदिश राशि। और अगर यहां sin थीटा होता तो जरूर ये परिमाण जो होता वो क्या होता, सदिश होता। अब चूंकि मैंने cos थीटा हटाया है, परिमाण अदिश है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया। तो मैंने बोला कितना हो जाएगा बेटा, I बराबर J वेक्टर डॉट A वेक्टर। वापस डॉट हटा लेना, क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब J के ऊपर आपने वेक्टर लगाया तो हम बोल सकते हैं कि धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि है। ये धारा घनत्व वाली बात होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।